हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 7 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 7 में पहला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, इन्होंने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, यहाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों, यह किया था 1955 में। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो दोस्तों, यहाँ संस्कृत है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ अजय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों, यहाँ पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, वहाँ है नेपाली। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो दोस्तों, यह राजा राम मोहन राय ने सुझाया। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, यह वर्ष 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों, यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध बैंकों की वित्तीय सुधार से है। अगला प्रश्न है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, यहाँ संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो दोस्तों, यहाँ प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों, यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, यहाँ क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो दोस्तों, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो दोस्तों, यहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों, भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो दोस्तों, यह करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, यह है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो दोस्तों, यह है 10.7%। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, यह महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, वह पुस्तक है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, यह दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, यह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था और यह पढ़ा था इन्होंने 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, यह कल्पसूत्र से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह रेहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो दोस्तों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यह की थी अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो दोस्तों वह पुस्तक है सी यू की। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में मिताड़ा गुफा कहाँ मिली है? तो दोस्तों यहाँ सतपुली पौड़ी में मिली है। अगला प्रश्न है पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सुभाष पंत को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है? तो दोस्तों यह मिली है 13 ग्रामों को। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धनवंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मायाराम उनियाल को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिस हेतु कौन सी ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों वह ई विधानसभा एप्लीकेशन है नेवा। नेवा की फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड बजट 2025-26 की संकल्पना थीम पर आधारित है? तो दोस्तों यह नमो पहल पर आधारित है। दोस्तों इसमें नमो की फुल फॉर्म है एन से नवाचार, ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से महान विरासत और ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? तो दोस्तों यह की गई है 2,74,064। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना दर्ज किया गया है? तो दोस्तों यह दर्ज किया गया है 3,78,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों यह की उन्होंने 19 फरवरी 2024 को। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 7 को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।